नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। मानसून सत्र का 17वां दिन आज वोटर वेरिफिकेशन पर हंगामा। बिना चर्चा के 8 बिल पास। नए इनकम टैक्स बिल को 3 मिनट में मंजूरी मिली। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली का आयोजन। सत्ता पक्ष के सांसद बाइक रैली में होंगे शामिल। आतंकी पन्नों की 15 अगस्त पर ट्रेन उड़ानों की धमकी। कहा, दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में ना सफर करें। साथ ही जश्नप्रीत के एनकाउंटर पर भड़का। सुप्रीम कोर्ट ने सेना की कानूनी विंग में आरक्षण नीति रद्द करने की कही और कहा, सरकार पुरुषों के लिए सीटें आरक्षित नहीं कर सकती। महाराष्ट्र में पिकअप खाई में गिरी, 6 महिलाओं की मौत, 22 से ज्यादा घायल। सभी श्रद्धालु कुंडेश्वर मंदिर जा रहे थे। बिहार के 7 जिलों में बाढ़, 10 लाख लोग प्रभावित। हिमाचल में 360 से ज्यादा सड़कें बंद। उत्तराखंड में 1000 लोगों का रेस्क्यू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, बता देते हैं आपको। डीपीसी की बैठक में हुए कई अहम फैसले। बता रहे हैं आपको राजधानी लखनऊ से एक खबर, जहां पर डीपीसी की अहम बैठक में कई अहम फैसले पर मुहर लगी है। और 1994 बैच के आईपीएस अफसरों की विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक हुई और मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में ये बैठक की गई है। बैठक में डीजीपी राजीव कृष्ण, अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद मौजूद रहे। वहीं 1994 बैच के अफसर डीजी के पद पर प्रमोट होंगे। पहला नंबर एडीजी साइबर क्राइम बीके सिंह का है और डीजी आनंद स्वरूप के केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर जाने से रिक्त हुए थे पद और बीके सिंह को जल्द डीजी के पद पर प्रमोट किया जाएगा। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, आपको खबर बता रहे हैं इस वक्त की, यहाँ पर एक बैठक की गई है और ये बैठक जो कि बहुत ही अहम, साथ ही साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक की गई। प्रोन्नति समिति की बैठक की गई है। 1994 बैच के आईपीएस अफसरों की विभागीय प्रोन्नति समिति की यह बैठक, जिसमें से किसको प्रमोशन मिला है उनका भी नाम का जो कि जिक्र किया गया है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं इस वक्त की। तो डीजी आनंद स्वरूप के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पद पर चर्चा की गई। बीके सिंह को जल्द डीजी के पद पर प्रमोट किया जाएगा। लखनऊ डीपीसी की बैठक में हुए कई अहम फैसले। और सीधा चलते हैं यूपी विधानसभा, चूंकि आज दूसरा सत्र है, सत्र का दूसरा दिन है और बैठक, चूंकि राष्ट्रगान चल रहा है, सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान से शुरू हुई है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं सीधा विधानसभा के अंदर की। का प्रश्न का एक डॉक्टर रागिनी, आपका नाम है क्या रागिनी? क्या आप रागिनी हैं? डॉक्टर रागिनी को बुलाया, प्रश्न नंबर 1 उनका है। अभी तो व्यवस्था शुरू ही नहीं, अभी हाउस शुरू नहीं, अव्यवस्थित कहाँ हो गया? अभी अव्यवस्था कहां से होगी? अभी तो शुरू नहीं हुआ। नहीं, मेरा ये निवेदन है माननीय संग्राम जी, अभी हाउस बैठा है, 1 मिनट भी नहीं हुई, अव्यवस्था कहां हुई है जो व्यवस्था का प्रश्न कर रहे हैं? आप अव्यवस्थित हैं तो व्यवस्थित हो जाइए। आप विरोधी दल से जुड़ा प्रकरण है मानवर। क्या प्रकरण है? नेता विरोधी दल बताए ना क्या विषय है, उनसे जुड़ा हुआ। तो
और यूपी विधानसभा का सत्र का चूंकि आज दूसरा दिन और अहम दिन कार्रवाई शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ कल चूंकि कार्रवाई को देखा गया था, हंगामेदार रही ये कार्रवाई। साथ ही साथ जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कार्रवाई शुरू करते हैं, रागनी सिंह को बुलाते हैं, ऐसे में संग्राम सिंह बोलते हैं तो साफ तौर पर जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना होते हैं उन्होंने कहा कि आपका नाम रागनी नहीं है, रागनी से शुरुआत करते, प्रश्नकाल का दौर चल रहा है। और इसी के साथ ही बता रहे हैं आपको आज क्या कुछ कार्रवाई चल रही है वो भी जरा नजर डाल लेते हैं। ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति वर्ष 2007 में संविदा कर्मी के रूप में हुई थी, लेकिन आज इतना समय बीत जाने के बाद भी उनको मात्र 7,788 रुपये प्रति माह के हिसाब से मानदेय मिल रहा है, जबकि महंगाई आसमान छू रही है और ये हमारे समाज का बहुत कमजोर वर्ग है जो बामुश्किल अपना जीवन यापन करता है। महोदय, मध्य प्रदेश में इनका मानदेय लगभग 18,000 रुपये दिया गया, राजस्थान में 9 वर्ष पूर्ण होने पर 18,500 और 18 वर्ष पूर्ण होने पर 32,000 तक दिया जाता है। छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भी इनकी वेतन वृद्धि हुई है, लेकिन हमारे यहाँ तमाम कोशिशों के बाद भी रोजगार सेवकों ने तमाम कोशिशें की, इसके बाद भी इनके मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई। महोदय, यही नहीं, जब कोविड का समय था, वो कोविड के दौरान भी हमारे रोजगार सेवकों ने तमाम ने जान गंवाई, सेवा की और इसके बाद भी जो मृतक परिवार है, किसी भी परिवार को कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई। महोदय, 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, डिफेंस एक्सपो मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इनका वेतन वृद्धि की घोषणा की थी। इसके बावजूद आज तक 1 रुपया भी रोजगार सेवकों का नहीं बढ़ाया गया। महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार अन्य राज्यों की भांति ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय महंगाई के अनुसार बढ़ाकर 25,000 रुपये करेगी अथवा नहीं? महोदय, क्या कोविड के समय जो रोजगार सेवक दिवंगत हुए थे या जो ड्यूटी टाइम हो रहे हैं, उनके परिवारों को सरकार मदद करेगी या नहीं करेगी? और लास्ट प्रश्न, जो 4 अक्टूबर 21 को माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में हैं, महोदय आपने जो घोषणा की थी, उस घोषणा का अनुपालन होगा या नहीं होगा? माननीय मंत्री जी। आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ, उन्होंने पहले संख्या पूछी है कि प्रदेश में रोजगार सेवकों की कुल कितनी संख्या है, तो संख्या कुल 34,368 रोजगार सेवक हैं तथा इनको सरकार द्वारा 10,000 प्रति महीना ईपीएफ के सहित मानदेय दिया जाता है। इन्होंने दूसरा पूछा कि सुविधाओं को बढ़ाए जाने पर क्या सरकार विचार करेगी? ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय का भुगतान मनरेगा योजना के अंतर्गत सुसृजित प्रशासनिक मद की धनराशि से किया जाता है। योजना के अंतर्गत 6% प्रशासनिक मद का प्राविधान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और 3.5% प्रशासनिक मद ये राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगी कि यह मानदेय बढ़ाने पर कोई विचार होता है तो यह भारत सरकार के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। और रोजगार सेवकों को हमारे सरकार द्वारा जुलाई 2020 से ईपीएफ भी दिया जाना शुरू किया गया है। हमारी सरकार ने दिसंबर 2021 से महिला रोजगार सेवकों को जहां उनकी शादी हो गई हो वहीं पे समायोजित करने का भी प्राविधान बनाया गया है। यानी कि हर प्रकार से हमारे रोजगार सेवकों की सुविधाओं के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आगे जो भारत सरकार की गाइडलाइन होगी उस पे हम आगे काम करेंगे। हम लगातार आप सबकी बात को भारत सरकार के पास लिख के भेजते रहते हैं। धन्यवाद। नतीखा प्रश्न का 1 शेरमान खान। प्रदेश में रहने वाले लाखों आश्रयहीन बेघर लोगों को आवास प्रदान करने से संबंधित
प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन धन्यवाद के साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आंकड़ों के अनुसार प्रदेश 35 लाख से भी अधिक परिवार आश्रयहीन हैं, जिन्हें आवास की आवश्यकता है, और सरकार द्वारा अब तक बहुत कम परिवारों को आवास प्रदान किए गए हैं, जिससे अभी भी लाखों परिवार आवास सुविधा से वंचित हैं। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2015 से 2025 तक पीएमएवाई के तहत कुल 20 लाख आवासों की तकरीबन मांग थी, लेकिन अब तक केवल लगभग 1 लाख आवास ही बनाए गए हैं, यानी 5% ही गरीबों को आशियाना मिल सका है, बाकी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं राज्य नगरीय विकास अभिकरण के आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ में 2018 से अब तक करीब 3 लाख लोगों ने पीएमएवाई योजना के तहत आवेदन किया। इनमें से केवल 15,000 आवास ही बनाए गए या आवंटित किए गए। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा जैसे बड़े शहरों में भी यही स्थिति है। वाराणसी में करीब 1,20,000 आवेदनों के मुकाबले 10,000 आवास, कानपुर में 1.5 लाख आवेदनों के मुकाबले 12,000 और प्रयागराज में 80,000 के मुकाबले 6,000 आवास ही बनाए गए हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि सरकार ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, उस लक्ष्य को वो कैसे प्राप्त करेंगे और डिमांड और सप्लाई के इस बड़े अंतर को समाप्त करने के लिए वो कैसे काम करेंगे। माननीय मंत्री से मैं ये भी जानना चाहूंगा कि प्रतिवर्ष 2 लाख आवास देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है सरकार ने, वो कैसे पूरा होगा जब उनके पास लैंड बैंक ही नहीं है। सरकार को पहले लैंड एक्विजिशन में समय लगेगा, फिर आवास बनवाने में बहुत समय लगेगा, और जिस तरीके से लाखों आवेदन आए हैं, यदि उसमें से अपात्रों को हटा दिया जाए और सिर्फ 20 लाख लोगों को ही घर देना हो तो क्या ये 5 सालों में संभव है? अगर ऐसा रहा तो यूपी के नगर विकास, आवास विकास, अन्य प्राधिकरण भी लग जाएंगे तो अगले 2 सालों 3 सालों में क्या, बल्कि अगले 5 सालों में भी इतने आवास बनाकर देना मुमकिन ही नहीं होगा। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना में बन रहे आवासों के निर्माण कार्य में देरी के कारण स्वयं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी भी रोष प्रकट कर चुके हैं, तो इस योजना का क्या हल होगा स्वयं मंत्री जी समझ सकते हैं। तो सरकार या माननीय मंत्री जी खुद बताएं कि सरकार अपने इस निर्धारित लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में मेरा 2 अनुपूरक प्रश्न भी है। पहला, जिन परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं, क्या उन सबको 100% आवास भी हस्तांतरित कर दिए गए हैं या नहीं? क्योंकि कई जगह पर आवंटन तो हुआ है, लेकिन आवंटी को अभी तक कब्जा नहीं मिला है। मेरा दूसरा अनुपूरक है, कई जगह पर आश्रयहीन लोगों के आवासों पर दबंगों एवं अराजक तत्वों ने वर्षों से अवैध कब्जा किया हुआ है, क्या और मूल आवंटी अभी तक सड़कों पर भटक रहा है। उस संबंध में अवैध कब्जा हटाने और मूल आवंटी को कब्जे दिलाने के संबंध में हाईकोर्ट का निर्णय भी पूर्व में आ चुका है, जिसका पूर्ण पालन अभी तक नहीं हुआ है। क्या मंत्री जी इस संबंध में जांच करके कोई कड़ा और बड़ा कदम उठाएंगे? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। ये प्रश्न ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के क्या पूरे देश के कोने कोने में वो माताएं, बहनें और वो गरीब, शोषित, दलित, वंचित जो कभी सोचा करते थे कि उनके सर पे पक्के छत का मकान होगा, तो ये योजना से हमारी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, दोनों ने ही उन लोगों के सपने को साकार किया है। आज जो इसका डेटा है, विगत 3 वर्षों में कितने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास दिए गए। वर्ष 2022 से 2025 तक प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो कुल 10,44,876 आवास पात्र लाभार्थियों को दिए गए हैं और 2022 से 24 में कुल 1,43,624 आवास दिए गए हैं और 2024 से 25 में कुल 44,162 आवास दिए गए हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो कल्याण किया है कि जो इनसे भी वंचित रह जाता है, जो भारत सरकार के मानक है उससे भी जो वंचित रह जाता है, उन सभी जातियों को, उन सभी लोगों को इसमें शामिल करने का काम किया। विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को भी इसमें शामिल करने का काम किया, जिससे जो है हम उन लोगों को भी दे सके जो वो मानक में नहीं आते हैं।
2022 और 23 मुख्यमंत्री आवास कुल 2,62,594 आवास पात्र लाभार्थियों को दे दिए गए हैं। 2022-23 में 52,470 आवास, 2023-24 में सुन लीजिए अरमान भाई, आपको चाहिए था हिसाब, सुन लीजिए। 2023-24 में 94,493 आवास और 2024-25 में 1,15,631 आवास मुख्यमंत्री आवास। सरकार का काम सर्वे का, केंद्र सरकार ने जो अभी सर्वे कराई है वो सर्वे का काम पूरा हो गया है, उस पे चेकर लगा करके चेक हो रहा है। और जो इसमें लिखा है कि असहाय, निर्बल, दुर्बल लोग, तो ये जो योजना है और उसकी जो निर्धारित मानक है कि जो मिट्टी के घरों में, कच्चे घरों में रहते हैं उनको ही दिया जाता है। कच्चे घरों में कौन रहता है? कच्चे घरों में असहाय और निर्बल लोग ही रहते हैं, दुर्बल लोग ही रहते हैं, और उनको ही ये योजना देने के लिए बनाई गई है। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि 18,25,000 सेल्फ सर्वे हुआ है। सेल्फ सर्वे मतलब लोगों ने सेल्फी ले करके और सर्वे ऑनलाइन भरा है अपने मोबाइल से कि हमको ये आवास मिलना चाहिए। और दूसरा असिस्टेंट सर्वे हुआ है 39,48,000, जो विभाग द्वारा घर घर पे जा करके चेक किया जा रहा है एक एक लोगों को। अर्थात कुल 57,73,000 लोगों का अब तक सर्वे हो चुका है और ये सत्यापन का कार्य चल रहा है। 6 महीने के अंतराल में हम आवास को जो है आवंटित करना शुरू कर देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा प्रदेश बना है, उत्तर प्रदेश, जो सबसे ज्यादा देने वाला आवास बना है। प्रदेश या नंबर 1 प्रदेश बना है, ये मुख्यमंत्री जी के उसमें बना है उत्तर प्रदेश। और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि एक जो सवाल आपने पूछा है कि जो पिछला हमने दिया है कि अनुपूरक में पिछला 99% आवास सबको कंप्लीट दे दिया गया। 1-2 अगर किसी कारण से विवादित है कि कहीं जमीन के कारण से या किसी झगड़े के कारण से, उसको भी समिति बना करके सुलझा करके उनको भी देने का कार्य हो रहा है। धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री पंकज पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जो मेरा प्रश्न था माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं तथा उक्त हेतु कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रथम दृष्टया देखने से ये पता लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग सब चीज ठीक चल रहा है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी जो इन्होंने डाटा दिया है छात्र नामांकन का, वो 1,04,93,389 छात्र का नामांकन हुआ है। उसके सापेक्ष जो कार्यरत अध्यापक हैं वो 3,38,590 है। अगर माननीय अध्यक्ष जी इसको 30:1 के अनुपात से देखा जाए तो आज भी करीब 11,202 अध्यापकों की कमी है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इसके पूर्व का डाटा देखा जाए तो माननीय अध्यक्ष जी बड़ी निराशा होती है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर बात करें 2024 और 25 के छात्र नामांकन की, तो प्रदेश में 1,52,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था। उसके पूर्व देखें अगर 22, 23 और 24 का डाटा तो 1,74,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था, और 22-23 का देखें तो 1,92,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, अगर कुल मिला के देखें तो आज 2022-23 से आज के डाटा में करीब 88,000 बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया है। 88 लाख बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, कई बार शिक्षक भर्ती की मांग उठती है, लेकिन हर बार ये कहके सरकार मुकर जाती है कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब 2022-23 में 1,92,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था, उस समय अगर शिक्षक की मात्रा करीब 5.5 लाख से 6.5 लाख होती तब हमारा समान अनुपात बराबर होता, लेकिन मान्यवर उस समय शिक्षक भर्ती नहीं हुई। उसका कारण ये हुआ कि एक शिक्षक पे करीब 60 से 70 बच्चों का भार पड़ा, और अच्छी शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण आज 88 लाख बच्चों ने उस
प्राइमरी स्कूल में जाना बंद कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, जब भी विपक्ष द्वारा ये पूछा जाएगा शिक्षक भर्ती कब आएगी, हर बार सरकार मुकर जाने का काम करती है। माननीय अध्यक्ष जी, 1,92,00,000 छात्रों का नामांकन था। अनुपात समानुपात क्या है? 80 से 88 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए 2.5 से 3 लाख शिक्षकों की अगर शिक्षा भर्ती हुई होती तो आज प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो भी कम हो गया होता और लोगों को रोजगार भी मिल गया होता। प्रश्न करिए। और आज माननीय अध्यक्ष जी, जो स्कूल बंद और मर्जर किए जा रहे हैं तो ये इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि जब हमारे पास पर्याप्त शिक्षक होते, पर्याप्त बच्चे थे तो उसको पढ़ा ले जाते और एक उज्जवल भविष्य बच्चों का बन जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 4 सालों में 88 लाख बच्चों बेसिक विद्यालयों से ड्रॉप आउट हो चुके हैं। यह कोई मामूली गलती नहीं है, यह एक सुनियोजित अपराध है, यह वह पाप है जिससे करोड़ों मासूमों के सपनों को छीना गया है। माननीय अध्यक्ष जी, अब प्रश्न क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, बस पूछ रहे हैं। हाँ, पूछिए प्लीज। यह अपराध सबसे बड़ा, इसका शिकार कौन हुआ है? हमेशा दलित और पिछड़ा इसका शिकार हुआ है। एक गरीब आदमी की आखिरी उम्मीद सरकारी विद्यालय होती, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन ये सरकार उनके सपनों को छीनने का काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सिर्फ एक प्रशासनिक भूल नहीं है, यह सत्ता की मानसिकता का आईना है। एक ऐसी मानसिकता जो पिछड़े और को अशिक्षित रखकर हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहती है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मेरा 2 अनुपूरक है। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार प्रदेश में शिक्षक भर्ती कराने पर विचार करेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? क्या माननीय मंत्री जी ये भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्राइमरी विद्यालयों में 6 वर्ष की जगह 4 वर्ष में नामांकन कराने पर विचार करेंगे? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप, क्योंकि 3 माननीय सदस्यों का इस पे नाम है तो सब लोग अपना पूछ लें तो आप एक साथ उत्तर दे देंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। श्री अनिल प्रधान, विषय पर पूछिए, बात अपनी करिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार और धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में सर हर वर्ष लगभग 15 से 20 हजार शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सरकार या माननीय मंत्री जी सदन में दावा करते हैं कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में छात्रों के नामांकन में 10 से 20% की वृद्धि हो रही है। ये जो रटा रटाया जवाब सरकार का चल रहा है, ये वास्तविक जवाब सही जवाब है या जो जमीनी स्तर पर हकीकत वो दूसरी है? मैं कहना चाहूंगा सर कि आज जो हमारे युवा भाई बहन हैं नई भर्तियों के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, बेसिक के स्कूल जर्जर अवस्था में है और उनकी स्थिति खस्ता हाल है। इन जगहों पर नए भवन बनाकर विद्यालय संचालन की जगह स्कूल और मर्ज अथवा बंद करने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। निःशुल्क शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। जब हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, तो एक बच्चे के लिए भी अगर एक स्कूल खोलना पड़े तो सरकार को एक बच्चे के लिए भी स्कूल की व्यवस्था करना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से कहना है सर कि जिस तरह देश और प्रदेश में IAS, IPS, PCS की वैकेंसी हर साल भरी जा सकती है, तो चूंकि शिक्षा भी महत्वपूर्ण तत्व है समाज के लिए, इसी प्रकार शिक्षकों की भी भर्ती प्रतिवर्ष होनी चाहिए। आपके माध्यम से सर मेरा पहला अनुपूरक है माननीय मंत्री जी से कि क्या माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में BTC, टेट, CTET उत्तीर्ण बेरोजगार हमारे जो भाई बहन हैं, क्या बेसिक शिक्षा विभाग के जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए नई शिक्षक भर्ती लाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और विगत कई वर्षों से जो 69,000 भर्ती एवं जूनियर एडेड भर्ती की जो प्रक्रिया अपूर्ण है उसको पूर्ण करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो दूसरा अनुपूरक मानव आपके माध्यम से कि क्या सरकार जिन विद्यालयों को मर्ज और बंद कर रही है, ऐसे विद्यालयों को मर्ज और बंद करने की स्थिति में या न करके उन विद्यालयों को प्राइवेट स्कूलों की भांति आधुनिकीकरण करके उन पर क्या क्लासेस शुरू करने का काम करेंगी? और आखिरी मानव आपके माध्यम से है कि सर जो समान अनुपात शिक्षक और छात्रों को अनुपात होता है उसमें ये दूसरा ही है ना, आखिरी जो है। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधा रुख करते हैं यूपी विधानसभा की कार्रवाई जहां पर चल रही है, सवाल जवाब की घड़ी है और सुन लेते हैं क्या कुछ हो रहा है। जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखने का काम करेगी। साथ ही साथ मंत्री जी ये भी बताने का काम करेंगे
कि जारी विज्ञापनों में कितने पद भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निरस्त या रोके गए हैं अथवा न्यायालय में लंबित? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने शिक्षा से जुड़े हुए, बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। शिक्षकों की और छात्रों की संख्या को लेकर के माननीय सदस्य ने जानकारी करना चाहिए। वर्तमान में जिस तरह से मैंने अपने उत्तर में भी स्पष्ट किया है, जो सदन में रखा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में 1,04,93,389 बच्चे एनरोल्ड हैं और उनके सापेक्ष 3,38,590 अध्यापक अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। इसी के साथ साथ मैंने उत्तर में ये लिखा कि 1,43,450 शिक्षा मित्र भी इन्हीं विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य करा रहे हैं और जो मानक बनाया गया है उच्च प्राथमिक और प्राथमिक का 30 बच्चों पे एक शिक्षक होने का और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पे एक शिक्षक होने का, उच्च प्राथमिक में 14,803 बच्चे हमारे नामांकित हैं और 1,20,860 अध्यापक कार्यरत हैं और 25,223 अनुदेशक भी कार्यरत हैं जिनके द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है। अगर हम इस अनुपात को देखेंगे, जो रेशियो बनाया हुआ है, ये वर्तमान में जो 30 और 1 और 35-1 का है, ये हमारी इस छात्र संख्या के हिसाब से अभी पूरा है। लेकिन हम इसको और बेहतर बनाने के लिए अब प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब ये मर्जर की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, इसके साथ जो भी जितने भी विद्यालय, अगर हमारे अधिकतम 50 बच्चों का अगर विद्यालय है तो 50 बच्चों के विद्यालय पे हम 3 शिक्षक यानी 2 शिक्षक, 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र की नियुक्ति करेंगे। इस मानक को पूरे करने के लिए, हम शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए, हम शिक्षकों की उपलब्धता को और बेहतर बनाने की ओर हम सब लोग आगे कार्य कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी हमारी छात्र संख्या होगी और हर विद्यालय पे 50 बच्चों पे 2 शिक्षक, सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र का जो भी रेशियो में गैप होगा, उस गैप को हम सब लोग पूरा करेंगे। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि मर्जर को लेकर के विद्यालयों को सरकार बंद कर रही है। सरकार ने एक भी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। कोई भी विद्यालय जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालय है, उसको बंद नहीं किया जाएगा और विद्यालय को जो यूडाइस कोड भी दिया जाता है, वो यूडाइस कोड भी यथावत रहेगा और वो विद्यालय सुचारू रूप से जिस तरह से पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहा था, उसी तरह से चलता रहेगा। इस प्रक्रिया में बदलाव ये किया गया है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि कक्षा 1 में जो बच्चों की नामांकन की आयु है, उसको 6 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु में बच्चे को शिक्षा का जो अधिकार है, उसके अंतर्गत नियम बनाए गए हैं कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा हर एक बच्चे को अनिवार्य मिलनी चाहिए। उसका हम सब लोग पालन कर रहे हैं। उसको हम सब लोग कम कर नहीं सकते हैं कि 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे की कक्षा 1 में नामांकन हो जाए। वो देश भर में लागू कर दिया गया है। लेकिन बच्चा 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक आंगनवाड़ी के केंद्रों में, जो हमारी कोलोकेटेड आंगनवाड़ी हैं, वहां पर जाकर के अपने पठन पाठन का कार्य को करते थे और जो भी उनकी पोषण की व्यवस्था आईसीडीएस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई थी, वो सारी चीजों को सुचारू रूप से चलाया जा रहा था। इसमें बदलाव ये किया गया है, जितने भी हमारे भवन मर्जर के बाद में जो 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर थे, 50 बच्चों से कम की संख्या थी, केवल 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर अगर 2 या 3 विद्यालय संचालित हैं और 50 बच्चे से कम है उन विद्यालयों में, उन विद्यालयों को मर्ज करके एक विद्यालय बना दिया गया, जिससे सबसे ज्यादा अधिक संसाधनों वाला विद्यालय को चलाया जाए और 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर जिसमें किसी भी बच्चे को पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी, उस विद्यालय को संचालित किया जाएगा। और बाकी के जो विद्यालय रिक्त होंगे, खाली होंगे, जो मर्ज करने के बाद में, उन विद्यालयों में आईसीडीएस डिपार्टमेंट के साथ में मिल करके हमारा बेसिक शिक्षा विभाग प्री प्राइमरी यानी प्ले स्कूल की, यानी कि नर्सरी, केजी और ये सारी जो क्लासेस होती हैं, इन क्लासेस को इस वर्ष से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने जो अपनी चिंता जताई थी, क्योंकि कक्षा 6 में तो वो 6 वर्ष की आयु में
ठीक कक्षा 1 में नामांकन हो सकता है, लेकिन 3 से 4 वर्ष के लिए, 4 से 5 वर्ष की आयु और 5 से 6 वर्ष की आयु के लिए हमने अलग से प्री प्राइमरी की ये प्ले स्कूल्स प्रारंभ कर दिए हैं और हमारे लगभग 3,500 से अधिक विद्यालय आईसीडीएस डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर के कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया इन प्ले स्कूल ने। प्राथमिक जो हमारे विद्यालय जितने भी रिक्त हुए थे और इनके अंदर के लिए इन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए हमने अलग से ईसीसीई एजुकेटर्स भी नियुक्त किए हैं, जो संविदा पे लगातार नियुक्त किए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक लगभग हमारे ये जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं जिनको नियुक्त किया गया है, 19,484 स्पेशल एजुकेटर्स को भी संविदा के माध्यम से नियुक्त कर दिया गया है और लगातार प्रतिवर्ष इनको हम लोग नियुक्त करते जा रहे हैं। और प्री प्राइमरी के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने अलग से एक कोर्स और करिकुलम भी तैयार किया है। 3 से 4 वर्ष की आयु के लिए किताबें तैयार की हैं, 4 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए तैयार की हैं किताबें, और 5 से 6 वर्ष की आयु के लिए, जो कि अपने आप में एक नया पहल उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अभी तक बच्चे केवल क्लास 1 में जाकर के सीधे पढ़ाई पढ़ते थे और उससे पहले उनको कोई मूलभूत जानकारी उनके पास नहीं होती थी। अब जब बच्चा कक्षा 1 में जाकर के पठन पाठन का कार्य प्रारंभ करेगा, उसके पास में जितनी मूलभूत पहले से जानकारियां होनी चाहिए, जो सामान्य ज्ञान होना चाहिए, उस प्ले स्कूल के माध्यम से प्री प्राइमरी की क्लासेस में जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स में व्यवस्था बनाई गई है कि 3 वर्ष की आयु में बच्चे का नामांकन हो जाता है, नर्सरी, केजी, एलकेजी की जो व्यवस्थाएं हैं, वो सारी व्यवस्थाएं अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी इन सभी विद्यालयों में जो रिक्त हुए मार्च के बाद में इन विद्यालयों में चलाई जाएगी। एक मिनट, अभी खड़े हैं मंत्री जी। ये व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी, पहले से जब से ये मर्जर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, इसी व्यवस्था को बनाया गया था, लेकिन इस मर्जर की प्रक्रिया को पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया और आम जन को भ्रमित करने का प्रयास जितने भी हमारे विपक्षी हैं सभी लोगों ने करने का प्रयास किया कि सरकार स्कूलों को बंद करने जा रही है, सरकार के पास शिक्षकों की अभाव है, सरकार बच्चों को अच्छे से पठन पाठन का कार्य नहीं देना चाहती है, इस तरह के आरोप लगाए गए। मैं इन सारी चीजों के ऊपर बताना चाहता हूं कि ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बच्चों के पठन पाठन के लिए हमने जितने कार्य किए हैं 2017 से लेकर के 2025 तक, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत इतने कार्य किए गए हैं। मूलभूत सुविधाओं को हमने पहुंचाने का कार्य किया। 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम सब लोगों ने कार्य करने का काम हम सब लोगों ने प्रारंभ किया। सोचिए, जिस विद्यालय में बैठने के लिए जगह ना हो, पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था ना हो, बच्चों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था ना हो, ऐसे विद्यालयों में बच्चे कहां जाकर के पढ़ सकते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को जिस जर्जर स्थिति में हमें परिषदीय विद्यालय मिले थे, इन सारी व्यवस्थाओं को हमने सुधारने का काम किया। और जब आज सरकार के परिषदीय विद्यालय बेहतर हो गए हैं, जहां पे बच्चों का नामांकन भी अधिक होने लगा है, 27 लाख से भी अधिक बच्चों का नामांकन इस वर्ष हुआ है। इनकी सरकार में कभी स्कूल चलो अभियान जैसी कोई भी चीज चलाई जाती थी, जहां पे स्वयं सभी जनप्रतिनिधि, आमजन, हर एक व्यक्ति बच्चों को निकाल करके विद्यालय। और अब खबरों का रुख कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ से है खबर, जहां पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। 26 से 28 अगस्त तक रोजगार मेला महाकुंभ का आयोजन किया गया है। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सभागार में होगा आयोजन। कौशल विकास, श्रम एवं सेवायोजन विभाग आयोजन कर रहा है और वहीं 3 दिनों में 25,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। सेवायोजन विभाग के 25,000 रोजगार देने का लक्ष्य है। लखनऊ से खबर बता देते हैं। एनआरआई डॉक्टर ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। बेटे के अपहरण का आरोप, इंग्लैंड ले जाने की आशंका, 20 लाख के जेवर चोरी का भी दावा। और ओमैक्स रेजिडेंसी 2 में रहते हैं डॉक्टर अरुणाभ राय और पत्नी शुका अरबी है। ईरानी नागरिक सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज और पुलिस कमिश्नर के आदेश पर कार्रवाई। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कानूनी प्रक्रिया चुकी जारी है।
राजधानी लखनऊ से खबर कानपुर रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल यानी कि सीएमएस में इंटरनेशनल फेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें से विश्व एकता और धार्मिक समन्वय पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि सीएमएस पिछले 10 वर्षों से सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधने का सराहनीय प्रयास कर रहा है। उन्होंने लोगों से एकता का प्रचार करने और पर्यावरण शुद्धि हेतु वृक्षारोपण की अपील की। सीएमएस की प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने कहा कि सभी धर्मों को समान सम्मान देकर के देश और समाज को एकजुट रखना आज की आवश्यकता है। देश विदेश से आए विद्वानों ने भी सीएमएस के प्रयासों की सराहना की है और कहा है कि यह मंच विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और भाईचारा बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं कार्यक्रम में धर्म की समानताओं पर चर्चा कर समन्वय और मानवता को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया गया। ऑनरेबल मिस्टर स्वतंत्र देव सिंह जी आज जो हमारा कार्यक्रम है ये दूसरा कार्यक्रम का। आज हमारा 10th इंटरनेशनल इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का ज़्यादातर हम पैनल डिस्कशन आज कर रहे हैं, जहाँ पे कम से कम 18 लोग अपना हम लोगों को, और हमारे पास 4 इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं, जिनमें कि 2 आज हमारे समक्ष हैं, जिनका नाम है डॉक्टर आदिल उमर शरीफ और डॉक्टर साली हमूद। और हमारे जो 2 और पैनलिस्ट हैं वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, और वो है डॉक्टर डेविड ई रिजली और कार्मेन बलिस्त्रो। वो हमें ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे और अपना मैसेज देंगे। इस बार के जो हमारे मॉडरेटर्स भी हैं जो पूरा यहाँ पे सवाल जवाब करेंगे, वो हमारे खुद के बच्चे हैं। हमने बाहर से किसी को ना बुला के अपने ही बच्चों को मौका दिया है कि वो अपने जूनियर्स के साथ कनेक्शन बनाएं, सवाल पूछें और उनके स्तर पे लाके कि हमें आगे फ्यूचर चेंज करना है, फ्यूचर मेकर्स हैं ये हमारे बच्चे, तो उन्हीं को इसलिए हमने इस कार्यक्रम में बुलाया है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो बातचीत करके ना ठीक करी जा सके, तो इसीलिए हमने डायलॉग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। दूसरा है हमारा कि जो धर्म है जिसके नाम पे बहुत ज़्यादा विवाद भी होते हैं, तो हम लोग कोशिश करके हमने फेथ का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिया है कि सारे धर्मों को हम एक समान देखें और उनका आदर करें, और यही हम अपने स्कूल में भी सिखाते हैं और यही हमारा उपदेश भी रहेगा। आज स्वतंत्र देव सिंह जी आए थे के नाते से आज सुबह, और हमने वो हमारी जो कॉन्फ्रेंस है वो उसका उद्देश्य है कि हर एक धर्म के धर्मगुरु, हर एक धर्म के समुदाय एकजुट होकर के इस संसार को एक बेहतर स्थान कैसे बना सकते हैं, इस पे गौर करने के लिए, इस पे विचार विमर्श करने के लिए, क्योंकि धर्म एक बहुत ही सशक्त माध्यम है एक किसी भी ह्यूमन बीइंग के सेल्फ एक्सप्रेशन का भी। और अक्सर सोचा जाता है कि धर्म जो एक आंतरिक चीज़ है, एक आध्यात्मिक की चीज़ है, लेकिन धर्म के अंदर बहुत बड़ी पावर है कि वो लोगों को प्रेरित करता है कि समाज के बदलाव के लिए और समाज के उत्थान के लिए भी काम करें। हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह मंत्री हैं, उनसे सीएमएस को लेकर के क्या प्रोग्राम था सर? सीएमएस को लेकर के क्या प्रोग्राम था सर? ये सीएमएस विद्यालय में आज एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 43-44 देशों के लोगों ने भाग लिया है, विश्व में सब लोग एकजुट रहें, आपस में टकराव न हो, संघर्ष न हो, तो सभी लोग मिलकर विश्व के कल्याण के लिए काम करें और सब आपस में मिलजुल कर रहें। हमारे साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह थे, सीएमएस प्रोग्राम में पहुंचे थे, जो धर्म को लेकर के ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसको लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ।
लखनऊ से खबर 166 विलय विद्यालयों में मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है और 20 लाख रुपए की कंपोजिट ग्रांट स्वीकृति और वाटरप्रूफिंग और रंगाई पुताई के निर्देश जारी किए गए हैं। बीएसए के पत्र से मरम्मत कार्य को मंजूरी मिली है। वहीं प्री प्राइमरी के लिए आंगनबाड़ी केंद्र शिफ्ट होंगे और इसी के साथ ही प्रेरणा पोर्टल पर खर्च का ब्यौरा अपलोड करना भी अनिवार्य रहेगा। 12,500 से 25,000 रुपए तक की ग्रांट आवंटित खंड शिक्षा अधिकारियों को कार्य शीघ्र करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बीएसए के पत्र से मरम्मत कार्य को लेकर के भी अब प्री प्राइमरी के लिए आंगनबाड़ी केंद्र को शिफ्ट किया गया है। आगरा से खबर बता देते हैं, थाना शमशाबाद पर हिंदुवादियों ने घेराव करने का ऐलान किया है। होटल में महिला के साथ रुके युवक सलमान से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। होटल मैनेजर की तहरीर पर 26 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने 3 युवकों को शांति भंग में चालान किया। थाने के घेराव को लेकर कई थानों की फोर्स भी तैनात है। कमिश्नर और डीसीपी ईस्ट ने देर रात जायजा लिया। सुरक्षा के लिए पीएससी, फायर ब्रिगेड और ट्रैफिक टीम भी तैनात है। लखनऊ से खबर बता देते हैं आपको, नन्हे सपनों को नई उड़ान देगी योगी सरकार। 15 अगस्त को नन्हे सपनों को नई उड़ान देगी योगी सरकार। क्रियाशील होंगी 3000 से अधिक बाल वाटिकाएं। आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाना है उद्देश्य और बाल वाटिकाओं में स्थानीय जनप्रतिनिधियों बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। अधिकारी और अभिभावक शामिल होकर के बच्चों को उत्साहवर्धन करते नजर आएंगे। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, कंचन वर्मा का ऐसा कहना है।
उन्नाव से खबर बता देते हैं। उन्नाव के स्कूल में बच्चों से कूड़ा उठवाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है शर्मनाक वीडियो। किताबों की जगह बच्चों के हाथों में कूड़ा कचरा थमाया गया। शिक्षकों की लापरवाही से उजागर हुआ गंभीर उल्लंघन। बच्चों के मानसिक विकास के साथ हो रहा खिलवाड़, शिक्षा के अधिकार और बाल संरक्षण कानून का उल्लंघन। प्राथमिक विद्यालय आदमपुर भाषी में मामला उजागर हुआ। मामले पर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। तो प्राथमिक विद्यालय आदमपुर भाषी में ये पूरा मामला चूंकि बताया जा रहा है, साथ ही साथ मामले पर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। बच्चों के हाथों में किताबें पकड़ाने की जगह किताबें थमाने की जगह उन्हें कूड़ा कचरा झाड़ू थमाया जा रहा है। तो ये आप वीडियो देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों से छोटे छोटे हाथों से ये कूड़ा कचरा चूँकि सफाई करवाई जा रही है स्कूल की। और उन्नाव से ये आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बच्चों से साफ सफाई करवाई जा रही है स्कूल की, कूड़ा फेंकवाया जा रहा है जो कि साफ उल्लंघन है। निर्देशों की उल्लंघना देख सकते हैं आप इन तस्वीरों के माध्यम से। जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा जाता है वहां सफाई करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को आप देख सकते हैं। हसनगंज उन्नाव की ये तस्वीर ब्लॉक संसाधन केंद्र से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीर वायरल हो रही है। किताबों की जगह हाथ में कूड़ा कचरा लेते नजर आ रहे हैं बच्चे। कन्नौज से खबर बता देते हैं। कंटेनर ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत। मैनपुरी के रहने वाले थे दोनों व्यक्ति। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का मामला कन्नौज से बता रहे हैं आपको खबर। तो हादसे में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। मैनपुरी के रहने वाले दोनों व्यक्ति बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो गई है। ट्रक की चपेट में आए हैं बाइक सवार। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का है मामला पूरा। लखनऊ से खबर। यूपी में एसआई के 4,543 पदों पर जल्द भर्तियां शुरू होंगी। इस हफ्ते से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। भर्ती विज्ञापन इसी सप्ताह प्रकाशित भी कर दिया जाएगा। वहीं वन टाइम रजिस्ट्रेशन में 2.5 लाख से अधिक पंजीकरण। एसआई बनने का सपना अब साकार होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड अब प्रक्रिया संचालित करेगा। योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया जल्द घोषित होगी। उम्मीदवारों को आवेदन के लिए तैयार रहने की सलाह है।
अलीगढ़ से खबर, लाधवा गांव से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। अकराबाद ब्लॉक क्षेत्र के गांव में शर्मसार करने वाली तस्वीर। विकास कार्यों को ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने पलीता लगाया। गंदे पानी से होकर अर्थी ले जाने का वीडियो वायरल। कंधे पर अर्थी ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। शव को शमशान ले जाते लोगों का वीडियो वायरल। ग्राम प्रधान सेक्रेटरी से ब्लॉक के वीडियो तक का जो लापरवाही है उसकी पोल खुलती नजर आई। वायरल वीडियो होने के बाद क्षेत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्लॉक अकराबाद क्षेत्र के नगला बख्शी का है मामला। लखनऊ से खबर बता देते हैं आपको। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। सरकार चाहती है सदन सुचारू रूप से चले। डिप्टी सीएम का कहना है सरकार विपक्ष के हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब दे सकती है और फतेहपुर की घटना को लेकर के मुकदमा दर्ज हो गया है, जांच शुरू हो गई है और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। वहीं दिल्ली की लड़ाई में आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। राहुल जी आगे हैं, अखिलेश जी आगे हैं, इसकी होड़ लगी हुई है। चुनाव आयोग ने इंडी गठबंधन के 30 लोगों को मिलने बुलाया था। उत्तरकाशी से आपको ये खबर बता रहे हैं। रमेश चौहान बने जिला पंचायत उत्तरकाशी निर्विरोध भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं रमेश चौहान। कार्यकर्ताओं में भारी खुशी की लहर। छात्र राजनीति से संगठन में कई पदों पर रमेश चौहान रह चुके हैं। जनपद उत्तरकाशी के सीमांत विकास खंड मोरी से रमेश चौहान आते हैं। वहीं उत्तरकाशी के पहले इतिहास में अगर देखा जाए तो निर्विरोध बने हैं रमेश चौहान। रमेश चौहान ने जिले वासियों प्रदेशवासियों को धन्यवाद भी व्यक्त किया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।